हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। ये हमारा क्लास 11th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की मूलभूत आवश्यकताओं यूनिट फर्स्ट का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने रासायनिक संयोग के नियम की बात की थी। इसमें हम बात करेंगे परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार, आणविक द्रव्यमान, अणु भार क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या होता है। देखो सुनो, परमाणु भार बोलो या परमाणु द्रव्यमान बोलो, एक ही चीज होती है। ठीक है, इंग्लिश में इसको एटॉमिक मास बोलते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये लेक्चर नंबर 3 है और बने रहिए हमारे साथ। चलो देखते हैं। देखो किसी का परमाणु भार है, परमाणु द्रव्यमान कैसे कैलकुलेट करें। देखो मुझे एक बात बताओ, परमाणु है, परमाणु एक ऐसा पार्टिकल है, एक हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि बहुत सूक्ष्म कण है, एक अविभाज्य कण है। तो अगर कोई बहुत ज्यादा सूक्ष्म कण होगा तो उसका द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं क्या, उसका भार नहीं ज्ञात कर सकते। तो किसी को उसका संदर्भ मानकर किसी के सापेक्ष उसका क्या किया जाता है, द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है। मैं ये कह रहा हूं कि परमाणु एक सूक्ष्म कण है, तो उसका खुद का द्रव्यमान तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं जब वो बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म है, उसको हम देख ही नहीं पा रहे। तो किसी को संदर्भ परमाणु मानकर किसी परमाणु के सापेक्ष, कुछ जैसे मैं बोलूंगा ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान या भार कितना होगा, तो किसी एक को सापेक्ष मान के हम क्या करेंगे, उसका द्रव्यमान क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, जिसको हम बोलते हैं सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान। जिसको हम क्या बोलते हैं, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान। सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान। अगर मैं अंग्रेजी में बोलना चाहूं तो इसको बोलोगे आप रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, मैं अभी एक चीज बताता हूं, रिलेटिव एटॉमिक मास। देखो हम लोग भी क्या कर रहे हैं, हम जो बाजार से सामान खरीदते हैं, लेते हैं, देते हैं, उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, हम रिलेटिव मास ही तो कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे हम 1 किलो केले लेने गए या हम 1 किलो केले लगे, तो हमको ये थोड़ा पता है कि केलों का वजन 1 किलो है। 1 किलो का वो जो दुकान वाला होता है वो बांट रखता है और हम 1 किलो केले क्या करते हैं, ले आते हैं। ठीक है, कोई हम चीनी लेने गए, भाई 1 केजी चीनी दे दो, तो आप 1 किलो का वो बांट रखेगा या आधा किलो का बांट रखेगा और आधा किलो आपको चीनी दे देगा। तो आपको एक्चुअल में जो चीनी का जो मास है, जो द्रव्यमान है, जो भार है, वो नहीं पता। उसके सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं कि 1 किलो का है, हमको क्या पता वो 1 किलो का है कि नहीं है, लेकिन हम मान रहे हैं यूनिफाइड है कि भाई वो 1 केजी का है। ठीक है, वो 1 केजी के सापेक्ष में क्या कर रहा हूं कि 1 किलो केले हैं या ये आधा केजी चीनी है, तो वो जो आधा केजी का जो बांट है वो डिसाइड कर रहा है कि मेरे पास चीनी कितनी है, आधा केजी है। तो उस किसी के सापेक्ष ही तो हम द्रव्यमान ज्ञात करते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि परमाणु अपने आप में एक सूक्ष्म कण है, तो उसको भी हम अकेले ज्ञात नहीं कर सकते, तो किसी के सापेक्ष क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसको ज्ञात करने की यूनिट क्या है, मतलब क्या एटॉमिक मास या परमाणु द्रव्यमान की क्या यूनिट होती है, इसकी होती है परमाणु द्रव्यमान इकाई, जिसको हम बोलते हैं AMU, परमाणु द्रव्यमान इकाई। ठीक है, इसको बोला जाता है AMU। ठीक है, आजकल इसको U भी बोला जाता है, यूनिफाइड मास। 1 AMU बराबर होता है, और जैसे हम यूनिट लगाते हैं ग्राम में, तो परमाणु का द्रव्यमान निकालने की यूनिट क्या है, उसकी इकाई क्या है, AMU। 1 AMU बराबर होता है 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम। इसको भी हम देखेंगे ये वैल्यू कैसे आती है। ठीक है, अब इसको आप मान लें कि ये इतना होता है। ठीक है, ये होता है। ठीक, आज हम क्या करते हैं, वर्तमान परिस्थितियों में हम क्या है, पहले हमने क्या किसी हाइड्रोजन को माना था कि हाइड्रोजन के सापेक्ष कोई परमाणु कितना गुना भारी है, लेकिन हाइड्रोजन क्या है, सभी जगह अवेलेबल नहीं हुआ था। ये मतलब मैं इतिहास बता रहा हूं, आपको उसको याद करने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन क्या सभी जगह अवेलेबल नहीं हुआ। उसके बाद हमने ऑक्सीजन को माना कि ऑक्सीजन के सापेक्ष, मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं को क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहले किसको माना गया था, आधार संदर्भ परमाणु, जिसके सापेक्ष अपन ज्ञात कर रहे हैं। जैसे हम 1 किलो केलों का बांट के सापेक्ष ज्ञात करते हैं, इसी किसी परमाणु का कैसे ज्ञात करें। तो परमाणु अपने आप में एक सूक्ष्म कण, तो किसी को आधार माना जाएगा जिसकी पूरे एनवायरमेंट में बहुलता क्या हो, ज्यादा हो, मतलब पूरे एनवायरमेंट में, पूरे वायुमंडल में वो ज्यादा मात्रा में पाया जा रहा हो। तो पहले तो हाइड्रोजन को माना गया, लेकिन हाइड्रोजन खरा नहीं उतर पाया। उसके बाद ऑक्सीजन को माना गया था कि ऑक्सीजन के सापेक्ष कोई परमाणु क्या है, कितना गुना भारी है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है, उसकी जो अबंडेंस है, जो उसकी पाए जाने की जो उसकी जो क्षमता है, वो अलग जगह अलग अलग प्राप्त हुई, तो वो एग्जैक्ट नहीं बैठा परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने में। वर्तमान परिस्थितियों में कार्बन को आधार मान के किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान क्या है, ज्ञात किया जाता है, इसीलिए आधार माना गया। अब मुझे एक बात बताइए, आप क्लास में किसको मॉनिटर बनाएंगे, जिसका नेचर ठीक है, बहुत ज्यादा बेकार है, या बहुत ज्यादा, मतलब एक तो क्या है, कोई एकदम सिंसियर बंदा है, तो हम किसको मॉनिटर बनाएंगे। एक तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, उसको भी नहीं बनाएंगे। एक वो इतना लेजी है कि वो उसका मॉनिटर का काम ही नहीं कर पा रहा, तो हम उसको बनाएंगे जो दोनों परिस्थितियों में ढल सके। ठीक है, या हम किसी को कोई जिम्मेदारी देते हैं कि भाई आपको ये काम करना है, तो हम किसी जिम्मेदार आदमी को तो देते कि नहीं देते। तो कार्बन की नेचर क्या है, वही है। कार्बन क्या है, ना तो ज्यादा रिएक्टिव है और ना बहुत कम रिएक्टिव है।
ऐसा भी नहीं कि उसके पाए जाने की क्षमता कम है, उसकी पाए जाने की क्षमता भी कैसी होती है, ज्यादा होती है। ऑक्सीजन खराब क्यों नहीं उतर पाया, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता क्या है, बहुत ज्यादा होती है। विद्युत ऋणता का मतलब होता है किसी को इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता, तो वो क्या है, किसी के परमाणु द्रव्यमान को अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए ऑक्सीजन को क्या कर दिया, अवॉइड कर दिया गया, हटा दिया गया। वर्तमान परिस्थितियों में किसको माना जाता है, कार्बन के आधार पर। कार्बन का भी एक समस्थानिक होता है C12। समस्थानिक क्या होते हैं, समस्थानिक होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक तो समान और द्रव्यमान संख्या क्या होती है, अलग अलग। जैसे कोई ये एटम लग रहा है, ये यहाँ क्या होता है परमाणु क्रमांक और यहाँ होती है द्रव्यमान संख्या। तो जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है और जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है वो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। सुनो देख, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान हम कैसे निकालें, तो किसको आधार माना गया, C12 को। C12 को क्या माना गया, आधार माना गया। इसीलिए माना गया कि कार्बन का एक समस्थानिक है C12, ये प्रकृति में बहुत अधिक मात्रा में 99% के आसपास पाया जाता है। तो इसके आधार पर हम दूसरे परमाणु का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने में हमको क्या सरलता रही। कैसे सरलता रही, देख किसी परमाणु का द्रव्यमान, किसी परमाणु का द्रव्यमान या कोई परमाणु C12 के एक परमाणु के कोई लिखो, ये बिल्कुल सैद्धांतिक सलाह में प्रैक्टिकल देखेंगे वास्तव में कैसे, ये तो एक थ्योरेटिकल मेथड है कि कोई परमाणु C12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है, कितना गुना भारी है, यह उसका क्या कहलाता है, यह उसका क्या कहलाता है, परमाणु द्रव्यमान, या क्या कहलाता है, परमाणु भार कहलाता है। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि कोई परमाणु C12 कार्बन का एक समस्थानिक होता है। समस्थानिक क्या होते हैं हम जानते हैं और आगे हम बात करेंगे परमाणु संरचना, अगली जो यूनिट आएगी, कि उसके 1/12वें भाग के भार से कितना गुना भारी है। जैसे मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं यहाँ पे कि तत्व का परमाणु भार निकालने का क्या सूत्र होगा, तत्व का परमाणु भार निकालने, मैं बोलता उसके एक परमाणु का भार बटे C12 के 1/12वें भाग C12 के एक परमाणु का भार। एक परमाणु का भार है उसके 1/12वें भाग के बराबर। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता, ये तो एक फॉर्मूला है, मैं एक एग्जांपल लेता कि ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वो होता है 16 AMU। AMU इसकी यूनिट है। ठीक है, AMU कैसे आता है ये हम अभी आगे कैलकुलेट करेंगे कि ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान है, परमाणु भार है वो 16 AMU है। इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन का एक परमाणु C12 के 1/12 C12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से 16 गुना भारी है। 16 गुना क्या है, भारी है। जैसे मैं बोलता कि नाइट्रोजन का जो परमाणु भार आएगा, अभी हम याद करेंगे, वो 14 AMU आता है। ठीक है, कैसे आएगा हम लोग अभी देखेंगे। तो हम बोलेंगे कि नाइट्रोजन का जो एक परमाणु है वो C12 के एक परमाणु के भार के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है, 1/12वें भाग से 14 गुना भारी। अगर नाइट्रोजन की बात करेंगे, मैं बोलता कि जैसे मैं और किसी का निकालता, जैसे फ्लोरीन का निकालता, वो 19 आता है। 19 AMU क्यों आता है हम अभी आगे देखेंगे। तो हम बोलेंगे कि फ्लोरीन का एक परमाणु C12 का मतलब यहाँ क्या है, कार्बन ही है, लेकिन कौन सा कार्बन जिसकी द्रव्यमान संख्या क्या है, 12 है। ठीक है, समस्थानिक है कार्बन का ये, कि C12 के एक परमाणु के भार के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है। अगर हम इसको देखेंगे ना अभी 1/12 × C12 के एक परमाणु का भार, तो ये एक ही आएगा, ये इकाई है ये वैल्यू, क्योंकि C12 जो कार्बन का समस्थानिक है उसका जो परमाणु भार है वो कितना आता है, 12 ग्राम आता है। तो 12 आएगा, 12 से 12 क्या हो जाएगी, कट जाएगी, 12 आएगा तो 12 से 12 कट जाएगी, तो इकाई तो आएगी। इकाई की तुलना में कितना गुना भारी है, तो हम लोग का ऑक्सीजन 16 AMU। इसका मतलब कार्बन के C12 के एक परमाणु भार के 1/12वां भाग, कार्बन का कितना होता है, 12 भी निकालेंगे, कार्बन का 12 AMU ही आता है। तो 1/12 और कार्बन के एक परमाणु का भी 12 आएगा, भी निकालेंगे, तो कितना हुआ, इकाई की तुलना में कितना गुना भारी है, 16 गुना भारी है ऑक्सीजन। तो वो उसके सापेक्ष में ही तो निकाला,
सापेक्ष में क्यों निकालते हैं हम लोग बता सकते हैं। मैं बोलता नाइट्रोजन का 14 AMU, तो हम बोलेंगे कि C12 के एक परमाणु के 1/12 विभाग से जो नाइट्रोजन है वो कितना गुना भारी है, नाइट्रोजन का परमाणु 14 गुना भारी है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये जो वैल्यू है 1/12 गुना C12 के एक परमाणु का भार, C12 के एक परमाणु का भार होता है 12, तो 12 से 12 कट जाएगी तो इकाई तो है ये राशि, इसकी तुलना में कितना गुना भारी है, वही तो उसका क्या है कि किसी परमाणु के उसका एक परमाणु का भार, तो वो उसका क्या हो जाएगा, परमाणु भार हो जाएगा, है कि नहीं। इसका मतलब भी तो इकाई तो है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जैसे नाइट्रोजन का 14 AMU, इसका मतलब है कि नाइट्रोजन का एक परमाणु C12 के एक परमाणु भार के 1/12 विभाग से कितना गुना भारी। इसको लिखो फिर हम आगे बात करते हैं। देखो प्रैक्टिकली कैलकुलेट करते हैं वास्तव में परमाणु भार कैसे निकालते हैं, परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। देखो ये तो हमने एक परिभाषा के रूप में जो सैद्धांतिक जो बुक्सों में लिखा रहता है कैसे इसको बताएं क्या होता है उसके बारे में हमने बात की थी। अब हम एक्चुअल में बताएं कैसे होता है। देखो एक चीज याद, अभी हम आगे मोल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे अगले लेक्चरों में। एक मोल बराबर होता है, बस ये मान लें कि 6.02 इंटू 10⁻23, एक मोल इसके बराबर होता है। मैं बोलूंगा एक मोल परमाणु तो इतने परमाणु, आगे वाले लेक्चर में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे जब और एक्सप्लेन। अब इतना याद रखें एक मोल में इतना होता है। ये जो संख्या होती है इसको बोला जाता है आवोगाद्रो संख्या। क्या बोला जाता है, आवोगाद्रो संख्या। ठीक, इसका मतलब ये है कि एक मोल में बोलूंगा कितने परमाणु, तो Na परमाणु, इसको Na, जैसे मैं बोलूंगा कि एक दर्जन में कितने 12, मैं बोलूंगा एक दर्जन पेंसिल तो 12 पेंसिल, मैं बोलूंगा एक मोल पेंसिल तो कितनी पेंसिल, इतनी पेंसिल, मैं बोलूंगा एक मोल परमाणु तो कितने परमाणु, आवोगाद्रो संख्या के बराबर, मैं बोलूंगा एक मोल अणु तो कितने अणु, इसके बराबर। इतना भी याद रखें। ठीक, अगले लेक्चर में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पे ही अच्छे से बात करने वाले हैं। देखो मैं कार्बन 12 का ही निकालता परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान C12 का। ठीक है, C12 का मतलब इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है 12, परमाणु क्रमांक तो कार्बन का क्या रहता है 6 ही होता है परमाणु क्रमांक 6। इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं 6, न्यूट्रॉन कितने होते हैं 6 और इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं 6। कैसे होते हैं, ये कार्बन का एटम है, मैं यहां बना रहा हूं, ये नाभिक है और नाभिक में कौन होता है, हमने 10वीं में पढ़ा होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो होते हैं वो परमाणु क्रमांक के बराबर होते हैं, तो जो कार्बन का परमाणु क्रमांक है वो कितना है 6, तो उसके प्रोटॉन कितने आएंगे 6। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब कोई परमाणु उदासीन होता है जितने प्रोटॉन उतने ही क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन। जो द्रव्यमान संख्या होती है वो होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो जब मैंने न्यूट्रॉन की संख्या मुझे निकालनी होगी तो द्रव्यमान संख्या में से किसको हटा दूंगा, प्रोटॉन। द्रव्यमान संख्या जो ऊपर लगी रहती है कितनी 12 और प्रोटॉन की संख्या कितनी 6, जितना परमाणु क्रमांक, तो न्यूट्रॉनों की संख्या भी कितनी आ जाएगी 6 न्यूट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, और हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगली परमाणु संरचना में इसके बारे में और अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, तो न्यूट्रॉन भी 6, प्रोटॉन भी 6 और इलेक्ट्रॉन भी 6। एक चीज देखो, मैंने 10वीं में पढ़ा था कि एक प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान या भार होता है वो मैंने पढ़ा था कितना 1.67 इंटू 10⁻⁻ क्या -24 ग्राम, इतना होता है इसका एक प्रोटॉन का भार। एक न्यूट्रॉन का भी लगभग इसके बराबर ही होता है, थोड़ा सा अंतर होता है, लगभग बराबर ही मानते हैं। 1.67 इंटू -24 क्या ग्राम, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान है, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। एक इलेक्ट्रॉन का भार हमने 10वीं में पढ़ा था कितना होता है 9.1 गुणा 10 की घात कितना 28 ग्राम। अगर किलोग्राम में होता 10 की घात -31। ठीक है, 1000 का क्या करते थे भाग, तो 24 का 27 हो जाता और -28 का -31 एक इलेक्ट्रॉन का भार होता है। देखो जो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है दिख रहा है किसका छोटा, इलेक्ट्रॉन का 10 की घात -28 और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का 10 की घात -24। तो माइनस में इसके इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो कैसा है, बहुत कम है प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तुलना में। कितना कम होता है, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के 1/1837 गुना छोटा होता है। क्या होता है 1/1837 गुना। 10वीं में भी ये लिखा हुआ है, 10वीं की बुक्सों में भी, कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान से 1/1837 गुना क्या होता है छोटा, मतलब बहुत कम है। दिख भी रहा है देखो 10 की घात -28 10 की घात -24, तो वैसे ही कम दिख रहा है। इसका मतलब जब किसी परमाणु का द्रव्यमान निकाला जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान को कैलकुलेट या कंसीडर या हम क्या करते हैं जोड़ते नहीं है। एक्चुअल में किसी परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो परमाणु का द्रव्यमान नहीं होता, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों का क्या होता है योग। हमको पता है कि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना, एक न्यूट्रॉन का इतना। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को किसी परमाणु का द्रव्यमान निकालने के लिए उसमें ऐड नहीं करते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है बहुत कम होता है। तो किसी परमाणु के द्रव्यमान का जब निकालते हैं तो उसको क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं या हटा देते हैं। तो अभी हम ये बोलेंगे कि किसी परमाणु का द्रव्यमान एक्चुअल में क्या है
उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों का क्या है, योग। तो टोटल अगर मैं देखूं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कितने आएंगे कार्बन में 12, और मुझे पता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों का द्रव्यमान दोनों का क्या है, सेम है। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉनों का मतलब मैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन ही लिख सकता हूं, एक ही बात है। दोनों का क्या है, एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का क्या है 1.67 × 10⁻⁻24। तो 12 का क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सेम है, तो 12 मल्टीप्लाइड 1.67 × 10⁻⁻24 क्या ग्राम। ये क्या आ गया, कार्बन के एक परमाणु का क्या आ गया, द्रव्यमान आ गया। ठीक है, और मुझे पता है कि 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम क्या होता है, 12 क्या आ जाएगा, ये क्या होता है, एएमयू को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब एक कार्बन एटम का जो भार या द्रव्यमान आ गया वो कितना आ गया, 12 एएमयू, क्योंकि एएमयू किसकी यूनिट है, इसका मतलब क्या होता है, एएमयू। एएमयू है, या इसको कभी कभार आजकल यू भी लिख देता है, यूनिफाइड मास भी बोलते हैं आजकल। ठीक है, ये किसके, एक परमाणु का। तो कार्बन के एक परमाणु का जो द्रव्यमान है वो कितना आया, 12 एएमयू। आया कि नहीं आया। अगर हम ऑक्सीजन का निकालना होता तो ऑक्सीजन का भी निकाल सकते थे, मैं वैसे ही बता देता हूँ जल्दी से। ऑक्सीजन का 8 और द्रव्यमान संख्या होती है 16। तो प्रोटॉन कितने आएंगे, 8, न्यूट्रॉन भी कितने आएंगे, 8, और इलेक्ट्रॉन भी कितने आएंगे, 8 आएंगे कि नहीं आएंगे। तो इलेक्ट्रॉनों को तो लिखेंगे नहीं लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे नहीं ना इलेक्ट्रॉनों को। तो देखो ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे नहीं, तो टोटल कितने आएंगे, 16 प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला के आएंगे। तो एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का समान होता है, तो 16 को कितने से गुणा कर देंगे, 1.67 × 10⁻24 ग्राम। और इसका मतलब क्या होता है, एएमयू। तो ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा, ऑक्सीजन के एक परमाणु का 16 एएमयू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब देखो, ये तो एक एटम का आया। अगर मेरे से पूछता कि एक मोल का द्रव्यमान या भार कितना होगा, एक मोल कार्बन का, तो एक मोल का मतलब क्या, एक मोल को मैं क्या लिख सकता हूं, 6.022 × 10⁻क्या 23, 22 या 23 भी हो सकता है। ठीक है, कोई थोड़ा सा इतनी है वैल्यू एक्चुअल में इसकी, है ना। किसी बुक्सों में 6.023 या 22 एग्जैक्ट सही है। एक मोल बराबर, एक मोल का मतलब मैं कहूँ एक मोल का द्रव्यमान, या मैं बोलूँ कि 6.022 × 10⁻23 परमाणुओं का द्रव्यमान, क्योंकि एक मोल में इतने ही परमाणु होते हैं। या मान लो एक मोल कार्बन का, है ना, एक मोल कार्बन का। तो मुझे पता है कि एक कार्बन का कितना है, 12 × 1.67 × 10⁻24 क्या ग्राम है कि नहीं। इसको मिटा दूं, इसको आप लिख लेना है ना, एक 1837 गुना छोटा होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से, है ना। तो ये तो एक परमाणु का है। अब मुझे एक मोल का निकालना है, और एक मोल में कितने परमाणु होते हैं, एक मोल में होते हैं भैया कितने परमाणु, 6.022 × 10⁻23 होते हैं कि नहीं होते, इतने परमाणु होते हैं। क्योंकि ये तो एक परमाणु का था, एक परमाणु का एएमयू में, तो ये तो एएमयू परमाणु की यूनिट है। और एएमयू जो मैं क्या लिख रहा हूँ, 1.67 × 10⁻24 ग्राम, तो मैंने यहाँ लिख दिया क्योंकि मैं एक मोल का निकाल रहा हूँ। और एक मोल में कितने परमाणु, इतने, तो एक परमाणु का ये, तो जितने वो एक मोल में परमाणु होंगे उनको इससे क्या कर देंगे, एक परमाणु से गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा। ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये वाली जो राशि होती है, ये वाली 1.67 × 10⁻24 और 6.022 10⁻23, ये राशि बिल्कुल एक दूसरे के बराबर है। आप जब इसको एक के बटे में रख के देखेंगे तो यही की यही आएगी बिल्कुल एग्जैक्ट। तो इस वाली राशि से क्या हो जाता है, इस वाली राशि बिल्कुल कट जाती है। अगर आप इसको रख के देखेंगे ना एक के बटे में, तो बिल्कुल यही आएगी। इसको एक के बटे में जब आप रखेंगे 10⁻24 और इसको करेंगे जब वही 6.022, यही सेम आएगी। आप करके भी देख सकते हैं। ठीक है, ये इससे क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो एक मोल का कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 12 ग्राम। ये एक मोल किसका आया, कार्बन एटम का आया है। ठीक है, एक मोल किसका आया, कार्बन एटम का, है ना। कार्बन एटम का आया कि नहीं आया एक मोल। और अगर 12 ग्राम, और 12 एएमयू किसका था, कार्बन के एक परमाणु का था। देख ले, एक एटम कार्बन के एक एटम का कितना आया, 12 एएमयू। कैसे हम लोग देख लिया कि एक्चुअल में किसी परमाणु का जो द्रव्यमान होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान का क्या होता है, योग होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या हटा देंगे, न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर जो आवेश, जो उनका जो द्रव्यमान होता है लगभग समान, तो 6 और 6 12, तो 12 प्रोटॉन न्यूट्रॉन का इतना, एक का इतना, तो 12 का इतना, तो एक जितने का एक का होगा उसको 12 से गुणा कर देंगे। तो इसके बराबर क्या होता है, 1.67 × 10⁻24 ग्राम होता है कितना, एक एएमयू। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 12 एएमयू। एएमयू किस यूनिट है, परमाणु की। ये एक परमाणु का था, एक मोल का निकालेंगे तो एक मोल में कितने परमाणु, अवोगाद्रो संख्या के बराबर 6.022 × 10⁻23। तो एक परमाणु का इतना, क्योंकि एएमयू को हटाएंगे ना, ग्राम में लिखेंगे क्योंकि हम किसका निकाल रहे हैं, एक मोल का निकाल रहे हैं। एएमयू की यूनिट लगी रहेगी तो वो एक परमाणु का बताया गया। हम एक मोल का निकाल रहे हैं तो उसको इसको लिखेंगे जो एक्चुअल में जो है। ठीक है, ये वाली ग्राम वाली। तो एक मोल में कितने परमाणु, इतने, तो एक परमाणु का इतना, तो जितने परमाणु एक मोल होंगे उससे क्या कर देंगे गुणा। तो ये वाली राशि की बिल्कुल बराबर होती है। आप फोन निकाल के
इस वाली राशि को 1 के बटे में रख के करेंगे तो बिल्कुल यही की यही आएगी, तो इससे ही क्या हो जाएगी, कट जाएगी, तो क्या आ जाएगा 12 ग्राम। इसका मतलब 12 ग्राम किसका आया, एक मोल का, और एक एटम का कितना आया 12 AMU। इसका मतलब मुझे क्या दिख रहा है, अगर मैं ऑक्सीजन का निकालता तो ऑक्सीजन का भी ऐसे ही 16 AMU एक ऑक्सीजन का होता है, तो अगर ऑक्सीजन के 1 मोल का निकालता तो AMU की जगह क्या लिखता 1.67 गुणा 10⁻24 ग्राम, और 1 मोल का मतलब कितने से गुणा करता, वही एवोगाद्रो संख्या से, तो उससे भी कट जाती तो उसका भी कितना आ जाता 16 ग्राम। इसका मतलब मुझे लग रहा है कि जो एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है AMU, उसमें वो मुझे अगर मुझे पता है कि एक परमाणु के द्रव्यमान को मुझे 1 मोल के में चेंज करना है, तो केवल क्या करो AMU की जगह क्या लगा दो, ग्राम लगा दो, क्योंकि ग्राम किसकी यूनिट है, मोल की, और AMU किसकी है, एक परमाणु के द्रव्यमान की। देखो यही हो रहा है, कार्बन का 12 AMU था और ये किसका है, कार्बन के 1 मोल का, ये कार्बन के एक परमाणु का 12 AMU और कार्बन के 1 मोल का 12 ग्राम। आपको क्या करना है कि जो एक एटम का, जो एक परमाणु का जो द्रव्यमान है, जो AMU लग रहा है उसको हटा के क्या लगा देना है, ग्राम लगा देना है, तो वो किसका आ जाएगा, 1 मोल का। अब एक चीज देखो कि 1 AMU बराबर क्या हमने लिखा था 1.67 गुणा 10⁻24। ये कैसे आता है, ये इसकी डेफिनेशन से आता है, परिभाषा से आता है कि 1 AMU किसके बराबर है, 1 AMU है C12 के एक परमाणु, C12 के एक परमाणु के एक परमाणु के एक परमाणु के 1/12वें भाग के बराबर, ऐसे लिखो, C परमाणु के कार्बन के एक परमाणु के भार के 1/12वें भाग के बराबर 1 AMU होता है। मैंने क्या बोला कि C12 के एक परमाणु के भार के, ये भार है एक्चुअल में, द्रव्यमान में लिख सकता है, भार के 1/12वें भाग के बराबर क्या होता है, 1 AMU होता है। देखो कैसे, मुझे पता है कि 1 मोल का कितना आया 12 ग्राम, 1/12वें भाग के एक परमाणु का, मुझे पता है कि वैसे एक परमाणु का कितना होता है इतना, लेकिन मुझे इसको अगर मुझे नहीं पता होता और 1 मोल का पता होता तो 1 मोल का कितना होता है 12 ग्राम। मुझे 1 मोल का पता है तो एक परमाणु का निकाल सकता हूं, आगे मोल कॉन्सेप्ट में मैं और अच्छे से बताऊंगा इसको, है ना। 1 मोल का इतना है तो मुझे एक परमाणु का निकालना होता तो किसका भाग दे देता, मैं एवोगाद्रो संख्या का क्या दे देता, भाग दे देता, क्योंकि 1 मोल में इतने परमाणु तो एक परमाणु का निकालना, क्योंकि जब मैं मोल को परमाणु में चेंज कर रहा हूं तो 6.022 की गुणा से क्या कर रहा हूं, गुणा कर रहा हूं संख्या से, एवोगाद्रो संख्या से। तो जब मैं एक परमाणु का निकालता तो एवोगाद्रो संख्या का क्या देता, भाग देता, कि 1 मोल का 12 ग्राम है तो एक परमाणु का कितना होगा, तो यहां से कॉन्सेप्ट आ गया कि 1 मोल के द्रव्यमान को यदि एक परमाणु के में बदलना है तो एवोगाद्रो संख्या का क्या दे दो, भाग दे दो। और अगर एक परमाणु के को बदल रहे थे तब किसका गुणा किया था, एवोगाद्रो संख्या का। और जब 1 मोल का पता है और परमाणु का निकालना है तो एवोगाद्रो संख्या का भाग, क्योंकि 1 मोल में इतने परमाणु एवोगाद्रो संख्या के बराबर, तो एक परमाणु का निकालने के लिए मोल में किसका भाग दे देंगे, एवोगाद्रो संख्या के बराबर, क्योंकि 1 मोल में एवोगाद्रो संख्या के बराबर परमाणु होते हैं। तो जब एक परमाणु का निकालेंगे तो एवोगाद्रो संख्या का भाग दे देंगे, तो किसका भाग दे देंगे, Na का। 12 से तो क्या कट गया 12, तो ये क्या आ गया ग्राम बटे Na, और ग्राम बटे Na का मतलब क्या, 1 बटे क्या लिख सकते हैं इसको, ग्राम बटे Na का मतलब कि 1/6.022 गुणा 10 की घात क्या 23, ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा ग्राम आ जाएगा, दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा है ना, क्योंकि ग्राम बटे Na का मतलब ग्राम, और Na की जगह क्या लिख सकते हैं 6.022 गुणा 10 की घात 23। आप जब इसको सॉल्व करेंगे ना फोन में डाल के यहाँ वैसे ही, तो ये वैल्यू आएगी उतनी ही जितनी 1 AMU होता है, 1.67 गुणा 10 की घात 24 ग्राम। ये यहां से आया, ठीक है। कैसे आया कि मुझे पता है C12 के एक परमाणु के भार के 1/12वें भाग के बराबर क्या होता है, 1 AMU। C12 के एक परमाणु का भार कितना है, 1 मोल का पता है मुझे 12 ग्राम, तो उसे एक परमाणु का Na का भाग दे दो, उसका 1/12वें भाग, तो 12 से 12 ग्राम बटे Na, और ग्राम बटे Na ही क्या है, ग्राम बटे Na ही है क्या, AMU। मैं लिख सकता हूं कि 1 AMU का मतलब क्या है, ग्राम बटे Na, ठीक है, क्योंकि ग्राम Na का मान होता है इतना, इसको जब 1 के बटे में रखेंगे तो 1.67 गुणा 10 की घात -24 ही आएगा, और यही किसको शो करता है, 1 AMU को क्या करता है, शो करता है। वही तो मैं कह रहा था शुरू में कि किसी परमाणु का जो परमाणु भार है वो C12 के परमाणु के भार के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है, तो C12 के 1/12वें भाग का मतलब क्या है
एक AMU। क्या है इसका मतलब? एक AMU। इसका मतलब क्या है? एक AMU तो है कि नहीं है? C12 के परमाणु भार के, तो ये तो मतलब है कि ऑक्सीजन का 16 AMU। इसका मतलब कार्बन से वो कितना गुना भारी है? 16 टाइम, मतलब 16 AMU क्या है? भारी। मैंने लिखा था ना कि एक परमाणु को कैसे निकालें, ये तत्व का निकालें। एक परमाणु का भार बटे उसके C12 के एक परमाणु के भार के 1/12 भाग के बराबर, और वही क्या होता है? एक AMU होता है। कैसे बताया? C12 के एक परमाणु के भार के 1/12 भाग के बराबर एक AMU होता है। मुझे C12 के एक परमाणु का निकालना है, एक मोल का पता है 12 ग्राम। तो अब मोल में से अगर परमाणु का निकालना हो तो अवोगाद्रो संख्या क्या कहते दो? भाग दे दो। 1/12 तो 12 से 12 ग्राम बटे N ही क्या होता है? एक AMU, या AMU को आजकल बोलते हैं यूनिफाइड मास भी बोला जाता है, ठीक है, या एटॉमिक मास यूनिट होता है AMU की फुल फॉर्म। और कभी कभार प्रतियोगी परीक्षा में पूछ रहा था कि एक AMU किसके बराबर होता है, तो आप लोग बता सकते हैं। एक्चुअल में परमाणु द्रव्यमान किसी परमाणु को हम निकालते हैं तो क्या है? रिलेटिव है कि इसके सापेक्ष में वो कितना गुना भारी है, सापेक्ष। और हम किसी का भी निकाल रहे हैं, सब्जी ला रहे हैं, आम ला रहे हैं, केले ला रहे हैं, कोई भी चीज ला रहे हैं, तो हमें किसी का एग्जैक्ट द्रव्यमान नहीं पता कि कितना है, लेकिन किसी के सापेक्ष पता है कि 1 किलो का बांट था, इसके सापेक्ष में ये इतना है। तो एक्चुअल में किसी परमाणु का जो हम द्रव्यमान निकाल रहे हैं वो क्या है? सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान है, उसका एक्चुअल परमाणु द्रव्यमान नहीं, ठीक है। क्योंकि परमाणु इतना सूक्ष्म कण होता है, आपसे कोई वाइवा में पूछे तो उसका एग्जैक्ट खुद का निकालना संभव है ही नहीं, ठीक है। फिर हम और बात करेंगे कि औसत परमाणु द्रव्यमान क्या है। ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया है, और अणुभार क्या है और औसत अणुभार क्या है उसके बारे में बात करेंगे। इसको आप अच्छे से लिख लें। फिर हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स अ लॉट बच्चों।